हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो करंट में एक हॉट टॉपिक चल रहा है, इज़राइल फ़िलिस्तीन समस्या। तो क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इज़राइल ने भी हमले करे हैं, फिर अपने गाज़ा पट्टी की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तारीख है 22 मई 2021। तो हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये समस्या क्या है, इसके निदान क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन सी इसमें बाधाएं हैं। और इसमें हम देखेंगे कि हमारी भारत सरकार का इसमें क्या स्टैंड है, कि वो किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, ये सब देखेंगे। तो इस समस्या को देखने से पहले हम इसके मैप को देख लेते हैं, आखिर इज़राइल है कहाँ पे। सबसे पहले ये ऑब्वियस सी बात है, दुनिया है, ये वर्ल्ड का मैप है। इधर अमेरिका है, इधर बीच में अटलांटिक है, फिर ये बाकी मैप है, ठीक है। इधर अफ्रीका मान लीजिए ऐसे। तो हम बात करते हैं, इधर यूरोप आ गया, इधर इज़राइल है। जैसे कि हम बात करें इधर इज़राइल, सो इसका ये वाला मैप यहाँ पर है, मतलब ये भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। ये पूरा इलाका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इज़राइल है। लेबनान एक अलग कंट्री है, फिर इसके पूर्व में सीरिया है, यहाँ जॉर्डन रिवर बह रही है, जॉर्डन एक देश है यहाँ पर। और गाज़ा पट्टी एक जगह है, इतनी सी छोटी सी जगह है। और ये वेस्ट बैंक का हिस्सा है जो कि पश्चिमी किनारा है। अब पश्चिमी किनारा इस वजह से है क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के पश्चिम में स्थित है। जैसे जॉर्डन रिवर ये यहाँ से इधर से बहती हुई आ रही है, तो ये जॉर्डन रिवर के पश्चिम में है। और ये डॉट है, ये काला सा डॉट, ये है अपना यरूशलेम, जहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है, जहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई थी। तो यही मेन टॉपिक है कि हाँ, यहाँ पर यरूशलेम में क्या है क्या नहीं। सबसे पहले हम ये कुछ चीज़ें फैक्ट के बारे में, फैक्ट है मतलब कुछ आंकड़े हैं जिनसे आपको पता चलेगा आखिर ये है क्या चीज़, मतलब फ़िलिस्तीन क्या है, इज़राइल क्या है। क्योंकि इज़राइल एक देश है, देश अर्थात अगर हम विदेश नीति के बारे में बात करें तो इज़राइल एक कंट्री है। बट फ़िलिस्तीन एक कंट्री नहीं है, फ़िलिस्तीन एक अर्धराज्य है। फ़िलिस्तीन एक अर्धराज्य, अर्धराज्य का मतलब हुआ ना तो उसकी आर्मी है ना ही उसकी पुलिस है, बट ये स्थानीय शासन करके चलाते हैं। तो हम बात करेंगे, ये भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। और ये जो स्थान है पूरा इज़राइल, खासकर इसका जो यरूशलेम है, यरूशलेम जो जगह है, ये तीनों धर्मों, ईसाई, यहूदी और मुस्लिमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। और यहाँ पर ये ईसाई धर्म की जन्मस्थली भी माना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपने देख लिया इसकी स्थिति। अब हम बात करते हैं आखिर इज़राइल का उदय क्यों हुआ था, मतलब एग्जिस्टेंस में क्यों आया। तो इसके कुछ कारण हैं यहाँ पर। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद इज़राइलियों को लगा कि हाँ, कि उनका भी एक देश होना चाहिए, तो यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों ने फ़िलिस्तीन में बसने का आग्रह करा, जिससे कि अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष भी हुआ। और यहूदियों ने यहूदीवाद का नारा दिया था कि सारे यहूदी लोग यहाँ पर आके बसें। और दूसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था, चूँकि यहूदी लोग बहुत ही संपन्न हुआ करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो इस वजह से यहूदियों के द्वारा यह भी प्रस्ताव हुआ कि उन्हें एक अलग से देश बनाया जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था।
क्योंकि जर्मनी की आर्थिक स्थिति उस 1930 का जो भी आर्थिक संकट था सब यहूदियों के कारण है ये सब। तो हिटलर ने इस सब का जो भी दावा मतलब ये इस आर्थिक स्थिति इस वजह से ख़राब है क्योंकि यहूदियों की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। और यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ जब फ़िलिस्तीन में यहूदी आकर बसने लगे तो वहाँ का जननांग के आंकड़ा भी बहुत परिवर्तन हुआ। जहाँ पहले कभी फ़िलिस्तीन में अरब लोग जो कि अरबी भाषा बोलते थे बहुमत में थे, आज वे अल्पमत में हो गए हैं और यहूदियों का वहाँ पर बहुमत सिद्ध हो गया है, बहुमत में है। तो बेसिकली इन इज़राइल का उदय हुआ था सन 1948 में यूएन द्वारा किया गया था, जो कि पहले यूएन लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन, क्योंकि इन्होंने पहले एक प्रस्ताव पास किया था कि जो भी देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी इस हालात में नहीं है कि वो अपना शासन कर सकें तो यूएन उन्हें गोद ले लेगा। गोद लेने की जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था इसी कारण जो भी यूएन का एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का ब्रिटेन, तो उसके हाथ में इसका शासन आ गया था। तो अब हम बात करते हैं, अब गोद ले लिया तो 1948 में ब्रिटेन ने प्रस्ताव पास किया कि इज़राइल और जो कि फ़िलिस्तीन एक इलाका था उसका विभाजन किया जाए कि कुछ हिस्सा इज़राइलियों के पास रहेगा मतलब यहूदियों के पास और कुछ फ़िलिस्तीनियों के पास। तो इसमें यूएन की महासभा में 1947 में एक प्रस्ताव पास हुआ था, प्रस्ताव नंबर 181, जिसमें ये कहा गया था कि फ़िलिस्तीन का विभाजन फ़िलिस्तीन और इज़राइल नामक दो राज्यों में कर दिया जाए। इसके अनुसार फ़िलिस्तीन का निर्माण गाज़ा और पश्चिमी किनारे, जो कि आप पीछे देख पाएंगे मैप में, कि वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी को मिलाकर फ़िलिस्तीन का निर्माण किया जाए और जो फ़िलिस्तीन की राजधानी है पूर्वी यरूशलेम, मतलब यरूशलेम का जो भी पूर्वी हिस्सा है उसे बनाया जाए। और इसमें परिणाम स्वरूप फिर इसके क्या हुआ कि इसका विरोध हुआ अरब देशों द्वारा। अरब देश मतलब जहाँ पे अरबी भाषा बोली जाती है। तो परिणाम बट अरब देशों में ईरान को इंक्लूड नहीं करा जाता क्योंकि ईरान में पर्शियन भाषा बोली जाती है खासकर। अरब केवल एक लैंग्वेज है वहाँ पर। तो अरब देशों ने क्या किया, मिस्र के नेतृत्व में इज़राइल पे हमला कर दिया 1948 में ही। तो अरब देशों जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने भी भाग लिया था उसमें, परंतु अरब देशों को इसमें पराजय हासिल हुई और फ़िलिस्तीन के संघर्ष को प्रभावी बनाने के लिए और वर्ष 1964 में एक PLO फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन मतलब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसमें अरब देशों को इसका सपोर्ट था। वर्ष 1967 में फिर से 6 दिन का युद्ध चला जो कि इज़राइल ने जीत लिया था और जो कि इसके पश्चिमी किनारे और गाज़ा पट्टी के बहुत से क्षेत्रों पर इज़राइल ने अपना कब्जा कर लिया, जिससे कि जो भी फ़िलिस्तीन का राज्य का अस्तित्व था लगभग समाप्त हो गया और फ़िलिस्तीनी नागरिक जो थे वहाँ पर अन्य देशों में शरण लेने लगे या फिर जो भी वहाँ पर रह गए उन्होंने वहाँ पर आंदोलन जारी किया। वर्ष 1987 में फ़िलिस्तीन नामक राज्य के निर्माण के लिए एक व्यापक आंदोलन फिर से स्टार्ट हुआ। तो फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन के द्वारा इज़राइल के विनाश का भी नारा दिया गया। जो PLO थी उनका बस एक ही नारा था कि हमें किसी भी तरह से
इज़राइल का नाश करना है। और इज़राइल की जो स्थिति है आज की डेट में या पहले भी, वो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं आप लोग कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ की स्थिति है कि उसे चारों तरफ से खतरा है। तो इज़राइल ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को बहुत ही मजबूत कर रखा है। आप लोगों ने सुना भी होगा आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम जो कि उसका सुरक्षा कवच है, और हाल फिलहाल में उसने काफ़ी रॉकेटों को नष्ट भी किया है हवा में। वो विवाद का विषय है कि, विवाद नहीं कहेंगे, ये डिस्कशन का है कि आयरन डोम क्या उतना सक्सेसफुल है, उसकी सुरक्षा प्रणाली। वो हम कभी अगले किसी वीडियो लेक्चर में बात करेंगे उससे संबंधित। अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर इतनी समस्या है कि PLO ने विनाश का नारा दे रखा है, आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो अगर हम व्यवहारिक समस्या की बात करें, व्यवहारिक समाधान इसका, सबसे पहले तो 2 राष्ट्रों का निर्माण ही इसका व्यवहारिक समाधान है, क्योंकि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का अस्तित्व साथ साथ संभव है। जैसे कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, दोनों देशों में विभाजन हुआ है, बट दोनों का अस्तित्व अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो 2 राष्ट्रों का निर्माण किया जाए, जिसके अनुसार इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों साथ साथ रह सकेंगे, और फ़िलिस्तीन का निर्माण गाज़ा और पश्चिमी क्षेत्रों को मिलकर होना चाहिए। और जो भी 1967 के आधार पर जो भूभाग मिला हुआ था फ़िलिस्तीन को, उसी के आधार पर फ़िलिस्तीन को वही क्षेत्र या वही भूभाग वापस मिलना चाहिए। तो हम यही रवैया है। और बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ जा रही है? प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि इसका समाधान, इसके समाधान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसके समाधान की समस्या ये है कि सबसे पहले हमास जो बना है, तो इससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको। सन 2005 में 1993 में एक ओस्लो कोड हुआ था, मतलब ओस्लो शांति समझौता हुआ था फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच 1993 में ओस्लो समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहेंगे, और जो भी हिस्सा है फ़िलिस्तीन का 1967 से पहले वो वापस लौटा दिया जाएगा, और जो इज़राइल की अवैध बस्तियाँ थी गाज़ा पट्टी में, उन्हें भी वापस कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें 2015 में एक राष्ट्रीय सरकार का पतन हुआ था, जो कि 2014 में इसका निर्माण हुआ था, राष्ट्रीय एकता सरकार का, जिसमें ये था कि गाज़ा पट्टी और पूर्वी किनारा जो वेस्ट बैंक है, उस दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। बट 2015 में क्या हुआ, इस सरकार का पतन हो गया, जिससे समस्या वैसी की वैसी बनी रही और उलझ गई, क्योंकि हमास का नियंत्रण, हमास जो अतिवादी संगठन है, इसका नियंत्रण वेस्ट बैंक गाज़ा पट्टी में हो गया। और जो दूसरी सरकार थी, जो कि इज़राइल को एक राज्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार थी, उसका नियंत्रण हो गया वेस्ट बैंक में। अब गाज़ा की तरफ से, जहाँ पर हमास है, हमास एक कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, तो वहाँ पर हम लड़ाइयाँ लड़ता रहता है। तो इस समाधान में क्या क्या बाधाएं आ रही ये देखेंगे। सबसे पहले तो हमास का अतिवादी दृष्टिकोण, मतलब हमास जो इज़राइल का संपूर्ण विनाश चाहता है। इज़राइल कोई शांति वार्ता नहीं चाहता। इज़राइल द्वारा काफ़ी सारे रॉकेट दागे गए थे, और इसके काउंटर पार्ट में
इज़राइल ने भी अपने हवाई हमले जारी रखे और इज़राइल सरकार भी एक कट्टरवादी रवैया अपना रही है। जैसे कि वहाँ के पीएम प्रधानमंत्री का भी भाषण आया था, स्पीच आई थी सामने कि हम अपने हमले जारी रखेंगे जब तक हमास का विनाश नहीं हो जाता। तो इसकी कॉस्ट आम नागरिक चुका रहे हैं। आम नागरिकों को नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है। अभी काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी आती हैं कि वहाँ बच्चे बूढ़े सब मारे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को इज़राइल को देखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं अभी कि भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि इस समस्या का शांतिपूर्ण समझौता हो। जो भी यूएन द्वारा प्रस्तावित 1967 का जो भी भूभाग था वो फिर से बहाल किया जाए और ये इज़राइल द्वारा नरसंहार का पूर्णतः विरोध करती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा भारत ने कि अब भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम किसी भी तरह का नरसंहार का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वे हमारा क्यों ना मिलिट्री अलाय हो या कितना ही घनिष्ठ हो। यहाँ पर एक और बात है कि हमें अपनी विदेश नीति को या फिर किसी भी देश से संबंध को धर्म के आधार पर कभी नहीं देखना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें क्योंकि हाल फिलहाल में देखेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आई है। बट तो इन चीज़ों को हम ना तो धर्म से जोड़ के देख सकते हैं, बस विदेश नीति को इस आधार पर देखा जा सकता है कि लोग अपने अपने हितों को साधते हैं। मतलब राज्य जिस मान लो देश कोई सा भी देश हो, अमेरिका हो, इज़राइल हो, इंडिया हो, चाइना हो, रूस हो, रशिया हो, ये सब अपने हितों को सर्वप्रथम वरीयता देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा जो भी करंट इश्यूज़ हैं, जो भी हाल फिलहाल में चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।